नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं। रूस के कजान शहर में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। बुधवार को होने वाले 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के पहले आज पीएम मोदी ने रूस पहुंचते ही कई अहम मुलाकातें की और अपने कामकाज की शुरुआत कर दी। ब्रिक्स मंच का विस्तार होने के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दुनिया के 5 बड़े देशों का ये समूह है। लेकिन इस बार ब्रिक्स का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसमें मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल किए जा चुके हैं। ब्रिक्स में भारत का असर लगातार बढ़ा है। यह आप सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आए बयान से समझ सकते हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की बात को दोहराते हुए कहा था कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं है। ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी समूह नहीं बल्कि एक गैर पश्चिमी समूह है जिसका अमेरिका या किसी और देश से कोई बैर नहीं है। आज जब दुनिया में 2 बड़े युद्ध का दौर चल रहा है, इजराइल की अब लड़ाई ईरान और लेबनान से चल रही है, हमास से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस की लड़ाई यूक्रेन से चल रही है। ऐसे में भारत इस वक्त एक ऐसी ताकत के तौर पर दुनिया के मंच पर उभरा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है और जो शांति के लिए जाना जाता है, जो महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। शांति के तरीके भारत सुझा रहा है। इसीलिए आज की बड़ी खबर हमारी यही है कि जैसे भारत की ताकत दुनिया के मंच पर बढ़ी है, उसी अंदाज में आज ब्रिक्स में भारत की बढ़ती साख को लेकर आज भारत की तरफ पूरी दुनिया इस वक्त कई सारी उम्मीदों से देख रही है। दुनिया 2 ध्रुवों बटी हुई है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चीन है। और भारत उन कुछ एक मुल्कों में से है जो दोनों पक्षों के साथ, यानी अमेरिका के साथ भी और रूस और चीन के साथ भी एक साथ बैठकर बराबरी से बात कर रहा है। इसीलिए भारत की बढ़ती साख पर आज हम नजर डालेंगे। खास मेहमान भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे। दूसरी खबर आज की सियासी गहमा-गहमी से है। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा होना है। महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें कम नहीं हो पाई हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जो अति आत्मविश्वास के कारण हार मिली थी, उस झटके से अब तक एमवीए कह लीजिए या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, वो उबर नहीं पाया है, सदमे में है। 5 साल पुरानी दोस्ती है इन तीनों पार्टियों की, लेकिन अब तक कोई भी सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया है और चुनाव में महज 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस खबर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से आ रही है। ब्रिक्स के रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से आ रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने रूस पहुंचे पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद अहम द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपकी मित्रता और आतिथ्य के लिए आभारी हैं। 3 महीने में 2 बार रूस आना हमारे करीबी संबंधों को दर्शाता है। अगर हर क्षेत्र में भारत और रूस के संबंधों को बल मिल रहा है, पिछले 15 साल में ब्रिक्स ने अपनी अलग पहचान बनाई और अब कई देश इससे जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन के सामने बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर हम लगातार संपर्क में हैं। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसमें भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आपके सामने इसी मीटिंग के दौरान की है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री से कहा कि रूस और भारत के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। कजान में आपके कॉन्सुलेट खोलने का हम स्वागत करते हैं। साथ ही पुतिन ने ब्रिक्स में दोनों देशों के गहरे सहयोग की भी सराहना की। सुनते हैं व्लादिमीर पुतिन का यह बयान। सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है।
Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति इस अहम द्विपक्षीय वार्ता में एक ऐसा पल भी आया था जब पुतिन की बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी अनुवाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए भारत रूस की दोस्ती का ये एक और यादगार पल। Принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक दूसरे की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। पीएम मोदी आज ब्रिक्स के नेताओं के साथ डिनर में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान कई अहम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है और कुछ एक के साथ औपचारिक भी हो सकती है। भारत की लगातार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने उसे वैश्विक मंच पर एक बेहद अहम खिलाड़ी बनाया हुआ है। बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। इससे भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत का कूटनीतिक संतुलन और नेतृत्व ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी ताकतों के साथ विशेष तौर पर अहम है। अब आपको समझाते हैं कि ब्रिक्स क्या है और दुनिया में इसकी अहमियत क्या है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसको मोटे तौर पर अमेरिका के सामने खड़े होने वाला एक समूह के तौर पर देखा गया, लेकिन इन्होंने साफ किया इन 5 मुल्कों ने कि अमेरिका की मुखालफत करने वाला ये समूह नहीं है। इस बार ब्रिक्स में 5 नए देशों को और शामिल किया गया है। ये और 5 बड़ी व्यवस्थाएं हैं। ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब नए सदस्य बने। आर्थिक विकास, आपसी सहयोग, वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाना इसका मकसद है। लगातार बढ़ रही ब्रिक्स देशों की आर्थिक शक्ति, ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 37.4% है। ग्लोबल जीडीपी में G7 की हिस्सेदारी 29.3 है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऐसे फैसलों को अमली जामा पहनाया जा सकता है जिनके भविष्य में बड़े प्रभाव को देखने मिल सकते हैं। इनमें सबसे अहम है ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स देश एक ऐसी रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं जो डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर दे सके। कैसे होगा ये? रिजर्व करेंसी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स मुल्क। डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देना चाहते हैं। चीन रूस ट्रेड वॉर को लेकर बहुत अहम फैसला हो सकता है। ये रूस पर प्रतिबंध को लेकर भी ये बहुत अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में रूस पर बैन लगा दिया है जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। सदस्य देशों की आर्थिक ताकत इससे बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को ब्रिक्स समूह मिलकर चुनौती दे सकते हैं, यानी डॉलर की मनमानी को रोकने का प्रयास इसको देखा जा सकता है। सवाल है कि ब्रिक्स देश नई करेंसी शुरू क्यों करना चाहते हैं। इसे भी आपको एक ग्राफिक्स के जरिए अब समझाते हैं। अमेरिका की बहुत ही आक्रामक विदेश नीति है। अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता है, और ये दोनों करेंसी, ये दोनों मुल्क जो डॉलर पसंद करते हैं और जो यूरो को चलाते हैं, ये आपस में नेटो कंट्रीज ने एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में डॉलर का प्रभुत्व है। 1999 से 2019 तक यूएस में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में हुआ था। दुनिया में लगभग 90% कारोबार अमेरिकी डॉलर के रूप में ही किया जाता है। हाल के दिनों में डॉलर पर निर्भरता घट रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में होता है। बाकी दुनिया में 79% कारोबार यूएस डॉलर में, और अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है
तो इन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है, खासकर एशियाई मुल्कों में, क्योंकि 5 बड़ी देश जो हैं ब्रिक्स में, उसमें 3 भारत, रूस और चीन एशिया में आते हैं। ब्रिक्स करेंसी आई तो किन क्षेत्रों पर असर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन से सेक्टर हैं? तेल और गैस, बैंकिंग और फाइनेंस, कमोडिटीज, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और ट्रैवल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो डॉलर के लिए और यूरो के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकती है। दुनिया में भारत का बढ़ता असर हर कोई महसूस कर सकता है। अब दुनिया के लोग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की वकालत कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग निकल कर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को अब सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। एनडीटीवी के कार्यक्रम एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में यूएनएससी के पूर्व अध्यक्ष किशोर महबूबानी ने कहा कि भारत अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन की सीट लेता है तो पूरी दुनिया इससे खुश होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत एक ऐसे परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा जिसे पश्चिमी, पूर्व और उत्तर सभी समझेंगे। How do you see that new world order? Where do you see role of India? We're talking about India's century. How do you see India's role in that new world order? And of course, the entire region, how it's likely to be reshaped in the next couple of decades. Well, as you know, recently I published a column in the Financial Times saying it's time for the United Kingdom to give up its seat in the permanent seat in the UN Security Council to India. First of all, we do need reform of the United Nations Security Council. It should have, and I made this argument, I think, as far back as 2005. When I became leader of the Conservative Party, India was the first country I visited outside Europe. When I became Prime Minister in 2010, India was the first country I visited outside Europe. I like to think that I was an early believer in the Indian century, and it's great to be back here today. And obviously, a permanent seat on the UN Security Council is something that should be India's right in this changed world. भारत और चीन के बीच 4 साल से जारी तनाव के बाद अब माहौल बदल रहा है। मैं चीन की बात इसलिए कर रहा हूं कि चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग भी इस वक्त रूस में, कजान में है, और उनके साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की एक अहम मुलाकात होने की पूरी संभावना है। दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच LAC पर 2020 वाली स्थिति में गश्त को लेकर एक सहमति बनने की घोषणा कल भारत के विदेश मंत्रालय ने की है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब रूस में शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों हिस्सा ले रहे हैं। रूस में रहते हुए यदि भारत और चीन करीब आते हैं तो वैश्विक व्यवस्था के लिहाज से ये बड़ा कदम माना जाएगा। भारत चीन गश्त समझौता क्यों अहम माना जा रहा है, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर ये जो पेट्रोलिंग की दिक्कत थी, इसी से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में तनाव आया था। आपको याद दिलाएं, 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में इसी मुद्दे पर झड़प भी हुई थी। गलवान झड़प के बाद सालों तक दोनों देशों में तनाव रहा। गश्त का ये समझौता एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। ये समझौता दोनों मुल्कों में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। समझौते से सीमा पर अहम ठिकानों पर टकराव कम होगा और बातचीत का एक नया, आप कह सकते हैं कि एक नई कोशिश शुरुआत हो सकती है। ये समझौता आपसी भरोसा बहाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को ठीक से मैनेज करने पर भी ये समझौता मदद कर सकता है। 21 दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन के अधिकारियों के बीच 21 दौर की बातचीत हुई है बीते करीब 4.5 साल में, तब जाकर ये सहमति अब बनी है इस कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर। इस समझौते के बाद आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारतीय और चीनी पक्ष के बीच विश्वास की बहाली सबसे अधिक अहम है। दोनों पक्षों को एक दूसरे का भरोसा हासिल करना होगा। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other.
Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. और इस वक्त कजान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वो सुनते हैं. Discussion between the leaders, both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS, and both the leaders agreed to continue their cooperation within various multilateral platforms, including BRICS and SCO. These are the developments for the day today. The Prime Minister is going to leave in a short while for the exclusive leaders dinner being hosted for BRICS leaders by President Putin. And we'll brief you on tomorrow's developments as the BRICS summit opens at a time that will be notified later. Let me stop there. Thank you. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफ कर रहे थे आज के दिन भर के जो कार्यक्रम हुए हैं प्रधानमंत्री के, उससे जुड़ी कुछ बातें बोली. उन्होंने कहा कि रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में ये 7वीं बार रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है. इस साल में ये दूसरा दौरा प्रधानमंत्री ने किया है. और उनका कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के बीच में प्रधानमंत्री और पुतिन साहब के बीच बातचीत चल रही है. ब्रिक्स को बेहतर बनाने को लेकर आपस में बातचीत हुई है. यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण हल को लेकर भी भारत और रूस के बीच बातचीत हुई. भारत की जो कोशिशें हैं उसको भी पसंद किया गया, उसको एफर्ट को पसंद किया गया. भारत के जो लोग भारतीय जो लोग रशियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से डिस्चार्ज करने की बात भी प्रधानमंत्री ने, मतलब वहाँ से छोड़कर वापस हिंदुस्तान लाने की बात भी प्रधानमंत्री ने पुतिन साहब को बोली है. ऐसे करीब 20 केसेस हैं जिसके बारे में भारतीय जो दूतावास है वो रूसी सरकार के साथ बातचीत कर रहा है. एनर्जी कोऑपरेशन पर बातचीत हुई है. एक और अहम मुलाकात हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई ईरान के प्रधानमंत्री के साथ, पेजेश्कियान के साथ, और ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, पेजेश्कियान के साथ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की. ये पहली मुलाकात है जब से वो बने हैं ईरान के मुखिया. और वो दोनों लीडर्स ने हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल टाइज जो रही हैं दोनों मुल्कों के बीच, उसको दोबारा से ज़िंदा करने और मजबूत करने की बात की है. चाबार पोर्ट को लेकर बातचीत चली है. ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त जो भारत की और ईरान की बातचीत हुई है. ईरान के साथ बातचीत भारत तब कर रहा है जब इजराइल और ईरान के बीच एक नया तनाव चल रहा है और आपस में युद्ध की बात भी हो रही है, एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं. ईरान भी इस वक्त आप कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र में सबसे नई एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है. इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं. 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं. अशोक सज्जनार साहब जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल जी, सामरिक मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. सज्जनार साहब बहुत बहुत स्वागत है. मेरा पहला सवाल आप ही से है. एंटिसिपेशन हम लोग कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली चीन के संदर्भ में आप बात कर रहा हूँ. शी जिनपिंग पहुँच चुके हैं, उनकी रूस के साथ बायलैटरल हो चुकी है. कल भारत ने अनाउंसमेंट किया कि पेट्रोलिंग को लेकर एक सहमति बन गई है. जो 4 साल का डेडलॉक चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है. आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या बायलैटरल होगी और किन मुद्दों पर बात होगी अगर हुई तो? जी बहुत शुक्रिया सुमित जी मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर. तो मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि ये जो ऐलान किया गया है, जो कल ऐलान किया गया है, भारत के विदेश सचिव और विदेश मंत्री ने उन्होंने ऐलान किया जो ये एग्रीमेंट हो गई है और डिसएंगेजमेंट हो गया है, पेट्रोलिंग होगी, और जिसकी हम मांग कर रहे थे स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 का जो पोजीशन था उसको रिस्टोर किया जाए. तो ये अनाउंस किया गया है, इस समय पर किया गया है मेरे विचार से, इसीलिए जो कि ब्रिक्स में
दोनों नेता, शीर्ष नेता वहां पर मौजूद होंगे और उन दोनों के बीच में मुलाकात हो सके। क्योंकि ये देखिए, जो पिछली मुलाकात इनमें जो हुई थी 2019 में हुई थी, अक्टूबर 2019 में, जब इनफॉर्मल समिट ममल्लापुरम में किया गया था, तब शी जिनपिंग वहां पर आए थे और उसके बाद कोई मुलाकात इन दोनों शीर्ष नेताओं में नहीं हुई है। हमारे विदेश मंत्रियों में हुई है, हमारे रक्षा मंत्रियों में हुई है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में हुई है और डिप्लोमेट्स और कोर कमांडर्स के बीच में हुई है, परंतु शीर्ष नेता में नहीं हुई है। और मेरे विचार से इस बात का ऐलान इस समय इसीलिए किया गया जो कि ब्रिक्स के समय इन दोनों की मुलाकात हो सके। अब आपने पूछा है जो जी। क्या एक्सपेक्ट किया जाए, तो मैं ये समझता हूं सुमित जी, जो देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं किसी से, किसी भी नेता से मिलते हैं, वो हमेशा डिलीवरेबल के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं जो इससे हम इसको अपने संबंधों को आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो मैं समझता हूं जो ये वाली मुलाकात, ये सब्सटैंटिव भी होने वाली है। ये केवल फोटो ऑप नहीं होगा, ये सब्सटैंटिव होगा, परंतु ये ब्रॉड डायरेक्शंस देगा अपने दोनों विदेश मंत्रियों को, जो आपको अपनी हमारी जो संबंध हैं इनको आपको आगे कैसे ले जाने हैं। जी। वो कोई निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे जो रोड मैप में ये डिसाइड होगा, वो ये सब चीज वो अपने विदेश मंत्रियों पर छोड़ देंगे। परंतु इसका एक ये संदेश जरूर जाएगा, बहुत कड़ा संदेश जाएगा, जो अब हम दोनों देशों को आगे बातचीत करेंगे और अपने संबंधों को सुधारेंगे और क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में इसको हम आगे ले जाने का और आगे प्रयास करेंगे। मेरे साथ आलोक बंसल जी भी हैं। आलोक जी, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो वो ग्राफिक्स भी स्क्रीन पे चल रहा है। जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे पेट्रोलिंग को लेकर, फिंगर 1 टू फिंगर 8, वो जो पूरा इलाका है डोकलाम वाला, और जिसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी रही 4-4.5 साल, 21 दौर की बातचीत करनी पड़ी। कुछ निटिग्रिटीज सामने नहीं आई। एग्जैक्टली क्या क्या तय हुआ है, पेट्रोलिंग कहाँ तक होगी या नहीं होगी, डिसएंगेजमेंट का क्या होगा। चीन की तरफ से आज जो बयान आया, भारत की तरफ से कल जो बयान आया और चीन की तरफ से आज जो बहुत ही सबड्यूड सा, बहुत ही छोटा सा बयान आया, इसको कैसे देखना चाहिए? क्या चीन बहुत एहतियाती तौर पे चल रहा है या चीन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि जो समझौता हुआ है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो उसके डिटेल्स हैं वो अभी तक जनता के सामने मैं नहीं एक हुए। सेकंड के लिए रोक रहा हूं आलोक जी। एक बड़ी खबर आई है, इसी खबर को कंफर्म करते हुए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बुधवार को चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। यानी कल, बुधवार मतलब कल, शी जिनपिंग से प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी, जिसके बारे में अभी तक अटकलें थी, होगी, कब होगी, कितनी बजे होगी। अब औपचारिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, शायद वहां से खबर निकलकर सामने आई है कि चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की अब बुधवार को होगी। जी आलोक जी, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी तक जनता के सामने उजागर नहीं हुए हैं जी। लेकिन जैसा कि सेनाध्यक्ष ने कहा कि अप्रैल 2020 जैसी स्थिति जो है पेट्रोलिंग की, जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब हम उसके आगे की बात करेंगे। मुझे लगता है कि चीन की तरफ से जो सबड्यूड रिमार्क आया है उसके पीछे कारण शायद ये हो कि चीन ये सोच रहा है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो उसके बाद डिक्लेरेशन हो, क्योंकि जैसा कि हम सभी सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात होगी और वो अब सब जग जाहिर हो गया है। तो मुझे लगता है जो कल विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पहला कदम था। अब जो अगला कदम है वो आगे आने वाला है और चीन हमेशा से ये मानता रहा है कि बॉर्डर इशू जो है वो एक मुद्दा है, जबकि भारत का ये मानना है कि हमेशा से कि वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो दोनों के उस परसेप्शन में भी थोड़ा डिफरेंस है। तो जिस तरीके से हमने उसको दिखाया और जिस तरीके से चीन ने उसको दिया है, शायद उसके बीच में ये परसेप्शनल डिफरेंस है। और साथ ही साथ ये भी है कि हो सकता है चीन ये चाह रहा हो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हो और उसके बाद कुछ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हो, कुछ और रोड मैप बताया जाए या कुछ और डिटेल्स दिए जाएं, तो फिर वो उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाएं, या वो अभी इस समय जो है कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं अपन इंतजार कर लेते हैं कल तक प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल कर आता है। मैं ब्रिक्स पे आना चाहता हूं, मैं बड़े, क्योंकि ब्रिक्स का दायरा बढ़ गया है और ब्रिक्स के अब 5 से बढ़कर 10 मुल्क इसका हिस्सा हो गए हैं। आलोक जी, मेरा सवाल आप ही से है, ये जो
ये एक इम्प्रेशन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के दिमाग में, नेटो कंट्रीज़ के दिमाग में कि ये एंटी अमेरिकन एक अलाइनमेंट है, एक मंच ऐसा है जो अमेरिका की मुखालफत के लिए बना है। इसको कैसे ये ब्रिक्स दूर करेगा? और दूसरी चीज़ ये कि ब्रिक्स करेंसी की बात भी की जा रही है इस बार, उस पर भी बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां तक इसके एंटी अमेरिका होने का सवाल है, ये तो लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि इस संगठन के अंदर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो G7 के तुलनात्मक दृष्टि से बराबर है। अगर आप सोचें, अगर G7 को कोई कंपैरिजन दे सकता है, कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स में आज वो शक्ति है आर्थिक रूप से, तो शायद इसलिए सोचा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये कई बार साफ किया गया है कि ब्रिक्स किसी भी देश या किसी भी संगठन के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ब्रिक्स करेंसी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अगर ये ब्रिक्स करेंसी आ गई और ये सफल हुई तो ये जो डॉलर की मोनोपोली है इसको तोड़ देगा, और ये अमेरिकी आर्थिक जो प्रादुर्भाव है उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जो आज अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है उसका एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया अमेरिकी डॉलर में व्यापार करती है, और इसके कारण अमेरिका इस स्थिति में है कि एक बहुत ज्यादा बड़ा डेफिसिट रन कर पा रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, लोगों के साथ, और उसके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये डॉलर के प्रभुत्व को बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है, और मेरे ख्याल से काफी समय से जो एक विचार किया जा रहा था कि एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो किसी एक राष्ट्र के साथ ना जुड़ी हो, मल्टीलैटरल हो, जैसा कि एक जमाने में यूरो से अपेक्षा थी, पर यूरो उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। तो हो सकता है कि अगर ये ब्रिक्स करेंसी आ जाए तो ये अमेरिकी प्रादुर्भाव को या प्रभुत्व को जो है खत्म करने में सफल हो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आई होप कि ऐसा हो पाए। सज्जनार साहब, आप हम लोगों से ज़्यादा डिप्लोमेसी समझते हैं, करियर डिप्लोमेट रहे हैं। यही सवाल आपसे मैं और उसको थोड़ा सा और इन्हांस कर देता हूँ। भारत इस वक्त जब दुनिया बायपोलर हो गई है और इसमें एक तरफ रूस और चीन दिखते हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल या अमेरिका और यूरोप कह लीजिए मोटे तौर पर एक साथ दिखाई देते हैं, ऐसे वक्त में भारत क्वाड का मेंबर भी है जिसमें अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। भारत ब्रिक्स में भी है जहाँ पे रूस के साथ है, चीन के साथ है, और क्वाड और ब्रिक्स को मिला लें तो G7 की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। इन परिस्थितियों में क्या एक कॉमन करेंसी होना ये कितना बड़ा एडवांटेजियस होगा, या अमेरिका ऐसा एक्सेप्ट करेगा? और फिर अगर ऐसा हुआ हाइपोथेटिकल आई नो, तो क्या संबंध जो भारत दोनों तरफ बड़ा बैलेंस करके चल रहा है वो कर पाएगा? देखिए, आपने पूछा है जो ये ब्रिक्स करेंसी के बारे में आपने पूछा है जो क्या ये संभव हो पाएगा जी, और मेरे विचार से ये वाला आइडिया अभी तक बहुत ही प्रीमेच्योर है। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले भी इसके बारे में बात होती रही है, अभी थोड़ी बातचीत ज्यादा तेजी से इसके बारे में होने लगी है जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, और जब से सैंक्शंस लगे हैं और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें से रूस को अलग कर दिया गया है, तो ये रूस के लिए मुश्किल है, और जो रूस के और सहयोगी देश हैं जो व्यापार करते हैं उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि जैसे अब भारत वहां से तेल लेता है तो हम पेमेंट कैसे करें रूस को, तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो और देश भी जो वहां से चाहे खाद्य पदार्थ, गेहूं या कमोडिटीज जो भी लेते हैं रूस से, तो उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। परंतु अगर एक अल्टरनेटिव ब्रिक्स करेंसी बनना है, मैंने जगह से कहा बहुत ही प्रीमेच्योर है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा जो अपनी करेंसी को वो छोड़ दे। क्या भारत चाहेगा जो वो अपनी करेंसी छोड़ दे? रूस चाहेगा जो रूबल अपना छोड़ दे? और अगर कोई करेंसी आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा भार किसका होगा? चीन का होगा, क्योंकि चीन नंबर 2 अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। उसकी है करीब $19 ट्रिलियन उसका जीडीपी है नॉमिनल डॉलर टर्म्स में, और भारत का अभी भी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो वो उसके ऊपर एकदम हावी हो जाएगा। तो क्या भारत ऐसा चाहेगा? क्या और देश ऐसा चाहेंगे? क्योंकि अभी और देशों को भी पता चल गया है सुमित जी, जो चीन की कितनी विस्तारवादी नीति है वहां पर, और कैसे वो और देशों के विरुद्ध, हमने देखा है जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें वो डेट ट्रैप में ले आता है और देशों को। तो मैं समझता हूं बहुत प्रीमेच्योर है। जो हो सकता है वो है जो अपनी लोकल करेंसी में आप ज्यादा व्यापार करिए, आप डोमेस्टिक करेंसी में आप ज्यादा व्यापार करिए, जो भारत भी कर रहा है।
तो भारत डी डॉलराइजेशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत को मालूम है जो अगर डॉलर खत्म होगा तो उसकी जगह किस प्रकार की करेंसी आ सकती मैं है। सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ अशोक सर, क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार होगा वह तो चाइनीज करेंसी में हो या इंडियन रुपीस में हो, डॉलर की बजाय, एम आई राइट आप जो कह रहे हैं? हाँ, नहीं, पर देखिए हम रेनमिनबी में भी इतना करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा रूस ने हमसे कहा था जो भारत जो रूस से तेल ले रहा है जी। वो उसका हम पेमेंट रेनमिनबी में करें। राइट। हमने उसको मना कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते जो चाइनीज करेंसी का जो है जितना प्रभाव है, जितना डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, वो और बढ़ता रहे। तो इसीलिए अगर चीन और रूस में चीन और भारत में व्यापार होता है तो हमारा व्यापार डॉलर में ही होता है, हम उसको उसी में वो करते हैं। परंतु और जो देशों में है, सिंगापुर में है, यूएई में है, हम ऐसे 18 देश हैं जिसमें हमने ये उनसे बातचीत करके ये अग्रीमेंट बनाई है जो हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी में करेंगे, जिससे कि उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन भारत और चीन के रिश्तों में शायद कुछ अच्छी शुरुआत लेकर आए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए। आप दोनों सज्जनों का, महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक सर और अशोक जी। अच्छा लगता है आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। कल फिर मौका मिला तो आपसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि सियासी दुनिया से आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हो सका है। 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं और आज हम 22 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, अभी तक समझौता नहीं हुआ है। आज शाम 4 बजे से सीट शेयरिंग को महाविकास अघाड़ी की एक बैठक चल रही है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे वाली है और एनसीपी जो कि शरद पवार है, वो कितनी कितनी सीटें आपस में बांटेंगे। इस बैठक से पहले बाबा साहब थोराट ने एनसीपी के नेता शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद थोराट उद्धव ठाकरे से मिलने उनके पास भी पहुंचे। शरद पवार के साथ बैठक के बाद थोराट ने कहा कि गठबंधन में कोई फूट नहीं है, कुछ सीटों को लेकर विवाद है जो खत्म कर लिया जाएगा। आखिर महाविकास अघाड़ी में किन किन सीटों पर पेच फंसा है, ये आपको समझा देते हैं। विदर्भ, नासिक और मुंबई की सीटों को लेकर आपस में टकराव ज्यादा है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने हैं इन इलाकों की सीटों को लेकर। 10-12 सीटों को लेकर ही पेच फंसा है। संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, उनका बयान आया था। 200 से ज़्यादा सीटों का बंटवारा हो चुका है, ये भी कहा गया संजय राउत की तरफ से। कुल 288 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी अच्छा रहा। संजय राउत ने खुद माना है कि इसमें दो राय नहीं है कि विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संजय राउत ये भी कहते हैं कि 4-5 सांसद हमारे भी रहे हैं, यानी शिवसेना अपनी बात मनवाना चाहती है। हम 1-2 सीटें चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, संजय राउत कहते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जो कि विदर्भ इलाके से ही आते हैं। इस बैठक की शुरुआत जो आज हुई है शाम को 4 बजे, उसके पहले नाना पटोले ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा था, पहले वो सुनिए। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र में अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि आज सब ठीक हो जाना चाहिए। 4 बजे से बैठक चल रही है। ताज़ा अपडेट के लिए आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास, जो लगातार इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। सुनील जी, क्या अपडेट है? बैठक क्या अभी भी चल रही है और आज क्या डेडलॉक खत्म होगा, क्या लग रहा है? देखिए, 4 से 4:30 बजे से बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तीनों ही दलों के, संजय राउत हैं शिवसेना की तरफ से, जितेंद्र आव्हाड हैं, जयंत पाटिल है एनसीपी शरद पवार की तरफ से, और खुद नाना पटोले और बाला साहब थोराट और विजय वडेट्टीवार हैं कांग्रेस से। और लगातार मंथन चल रहा है
लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि कोई फैसला नहीं हो पाया, यानी कि बीजेपी में सीटों के बंटवारे का जो पेच फंसा है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और ख़ास करके विदर्भ की जो 12 सीटें हैं उस पर जो है मामला उसी तरह से फंसा हुआ है। कुछ सीटों को लेके, जैसे रामटेक की सीट को लेके कहीं फैसला होता नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस लड़ेगी या फिर शिवसेना लड़ेगी। दोनों ने ही एक तरह से देखा जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि एक अहम का विषय बना लिया था और वही अहम कहीं ना कहीं यहाँ पर टकराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीछे कोई नहीं हट रहा है, उसके पीछे सभी अपने तर्क और वितर्क रख रहे हैं। किसको कौन लोकसभा में उम्मीदवार थे तो कितनी सीटें मिली थी, कितने वोट मिले थे, सब रखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शिवसेना यूबीटी का जो अड़ियल एक रवैया है वो अभी भी आड़े आ रहा है। जबकि ये मामला दिल्ली तक जा चुका था, कांग्रेस के हाईकमान तक गया था, नाना पटोले की शिकायत गई थी, ये भी बात आई थी कि अब जो है बातचीत का जो नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से वो बाला साहब थोराट करेंगे। और आज हमने देखा कि बाला साहब थोराट सुबह पहले शरद पवार के पास गए सिल्वर ओक में, लगभग 2 से 3 घंटे वहाँ पे उन्होंने शरद पवार से बातें की है, उनको पास अपनी बातें रखी है, उनकी बातें सुनी है। उसके बाद वो दोपहर के बाद उद्धव ठाकरे के पास आए मातोश्री में, वहाँ भी तकरीबन दो घंटे वो रहे, उन्होंने उद्धव ठाकरे की बातें सुनी, अपनी बातें रखी है। लेकिन उसके बाद जाकर 4 बजे से यहाँ पर होटल हयात में मीटिंग शुरू हुई है, लेकिन अभी भी ये मीटिंग जारी है, अभी भी मामला सुलझा नहीं है। जबकि बताया गया था कि ये मीटिंग आखिरी होगी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह का अभी तक का नेताओं का रवैया है, जो बातें छनकर आ रही हैं, तो लगता नहीं है कि आज भी मामला सुलझ पाएगा। कुछ सीटों का 2 से 3 नॉमिनेशन कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है सुनील जी? नॉमिनेशन के टाइम कितना बचा है? और देखिए सुमित जी, नॉमिनेशन कहें तो आज से शुरू हो चुका है, फॉर्म लेने, और कुछ लोग जो फॉर्म भरने के भी भर भी सकते हैं, इस तरह की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये 29 तारीख जो है आखिरी तारीख है इसके लिए, और मतलब दिन बहुत कम बचा हुआ वैसे देखा जाए, क्योंकि AB फॉर्म लेना है सभी को, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ठीक है सुनील जी, मेरे साथ आप नजर रखिए, मैं आपके साथ अपडेट लेता रहूँगा। 2 वरिष्ठ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार लेखिका नीरजा चौधरी जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय चुरमुरे साहब मेरे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों का, धन्यवाद। मामला फंसा हुआ ज़्यादा महाविकास अघाड़ी में दिख रहा है। सीटों का अनाउंसमेंट महायुति में भी अभी नहीं हुआ है, पर बीजेपी की एक लिस्ट आ गई है। नीरजा जी, तो लग रहा है कि बीजेपी ने कम से कम एडवांटेजियस पोजीशन ले ली है कि उन्होंने एक लिस्ट घोषित करके अपने उम्मीदवार सामने रख दिए हैं। नीरजा जी, दिक्कत, मेरा सवाल थोड़ा इसको बड़ा करके पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा के परिणामों ने कांग्रेस को वीक विकेट पे ला दिया है कि कांग्रेस का 5 साल पुराने पार्टनर महाराष्ट्र में अब ज्यादा बार्गेन कर रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो? क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूं? हाँ नहीं, बिल्कुल उसमें सच्चाई है। अगर कांग्रेस हरियाणा जीत जाती तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती बार्गेनिंग में, और कांग्रेस ने सबसे अच्छा किया था। आपको याद है लोकसभा इलेक्शंस में शिवसेना से बेहतरीन था उनका परफॉर्मेंस। हालांकि शरद पवार का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, 10 में से 8 सीटें वो भी जीते थे। तो अब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है और रीजनल पार्टीज मजबूती से पेश आ रही हैं, और खासकर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बार्गेनिंग कर रही है कुछ सीटों के लिए, खासकर विदर्भ में और मराठवाड़ा में, और वहाँ ही टसल चल रहा है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है जो आपने बड़ा पिक्चर की खींचा है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोरी है। उसमें एक थोड़ा संजय राउत वर्सेस नाना पटोले भी झंझट है, जो कि नाना पटोले के उन्होंने निकाल लिया है नेगोशिएशन में से जी, और बाला साहब थोराट को, हाँ बिल्कुल, थोराट साहब आए हैं और उन्होंने शरद पवार से भी बात की और उद्धव ठाकरे से भी बात की, फिर तीनों की मीटिंग हो रही है। तो अब देखो, नॉर्मली ऐसे सलट जाता है, लेकिन ये सिग्नल बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। एमवीए का एडवांटेज रहा है, 30 सीटें जीते थे 48 सीटों में लोकसभा में, तो फ्रंट फुट पे माने जा रहे थे और सिंपैथी भी है उनके लिए। लेकिन इस तरह से रस्साकशी करना और सीटों के ऊपर और एक बैड ब्लड जैसे होता है ना, सामने आ रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इनफैक्ट विजय जी, बड़ी अच्छी बात नीरज जी ने की, और माना ये तीनों का जो अलायंस बना था आज से 5 साल पहले, तो बहुत ही मजबूरियों में बना, बहुत ही मुश्किलों से बना, अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आई, पर 5 साल तक ये पार्टनर साथ साथ रहे। शिवसेना टूटी तब भी साथ रहे, एनसीपी टूटी तब भी साथ रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ बॉन्डिंग थी, कुछ एक भरोसा था कि एक दूसरे के साथ होंगे। और फिर लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन, 48 में से 30 सीटें जीतना,
ये सब चीज़ें दिखाता है कि बॉन्डिंग ठीक ठाक थी। इन तीन चार महीनों में मैं आपसे ये जो पूछना चाह रहा हूँ विजय जी, वो ये कि 23 नवंबर को पोलिंग है, 26 तारीख तक की डेट है, नई विधानसभा गठन होने की, नई सरकार गठन होने की, मात्र 72 घंटे होंगे। क्या जो स्थिति आज की तारीख में दिखाई दे रही है, जब आप 5 साल की दोस्ती में सीटें नहीं घोषित कर पाए हैं, तो ये 72 घंटे क्या एक साथ रह पाएंगे या कुछ होगा उस दौर में? सुमित जी, देखिए, ये सीटों के लिए खींचतान तो अक्सर चलती रहती है। लोकसभा के वक्त में हमने देखा कि महायुति में भी सीटों के लिए खींचतान चली और महाविकास आघाड़ी में भी सीटों के लिए खींचतान चली। सांगली जैसी जगह के लिए तो शिवसेना और कांग्रेस में बहुत जब अब जो संजय राउत और नाना पटोले के अनबन चल रहे, उससे कहीं ज्यादा वो सांगली का मामला चल रहा था। मगर जब सारे सीटों का बंटवारा हो गया, तब सारे एकजुट होके इलेक्शन को सामने गए और फिर उन्होंने 48 में से 30 सीटें जीती। मुझे लगता है ये ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास लेने के लिए ये दोनों तीनों पार्टियां कोशिश कर रही है। जो नीरजा जी ने बात कही शुरू में कि हरियाणा के बाद कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ गई, सही है, कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ गए, मगर शिवसेना एग्रेसिव बन गए, शिवसेना यूबीटी एग्रेसिव बन गए। उनके एग्रेसिव बनने का और एक कारण है कि कांग्रेस के रवैये ने उन्हें हर्ट किया है। क्यों, क्या हर्ट किया है? शुरू से उद्धव ठाकरे चाहते थे कि एक मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार हो, महाविकास आघाड़ी उसके नाम का ऐलान करे, मगर कांग्रेस ने शुरू से आप एक स्टैंड लिया कि मुख्यमंत्री पद का नाम शुरू से हम नहीं उसका ऐलान करेंगे, वो इलेक्शन के बाद देखेंगे। और शरद पवार भी कांग्रेस की भूमिका के साथ रहे। उद्धव ठाकरे ने तो एक बार पब्लिक मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार का ऐलान करो, मगर तब भी नहीं सुना। मुझे लगता है बाद में उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। पर मगर ये इस कांग्रेस और एनसीपी के ये रवैये से उद्धव ठाकरे थोड़े हर्ट तो हो गए हैं। इसके लिए वो इतने सीधे से सारी सीटें जो कांग्रेस कहते हैं, एनसीपी कहते हैं, वैसे वो नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो अपना जो दमखम है वो दिखाएंगे। नीरजा जी, जो बात मैं विजय जी से पूछ रहा था कि 23 तारीख और 26 नवंबर के बीच में मात्र 72 घंटे हैं। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, मुंबई तक लाकर विधानसभा पे पेश होने में 24 घंटे निकल जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 48 घंटे में नई सरकार बननी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन बनवा पाएगा? क्या क्लियर मेजोरिटी आती दिख रही है आपको? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं कि मान लीजिए हंग असेंबली हो गई, खुदा ना खास्ता हंग असेंबली हुई, और आपके पास कितना टाइम है? 2 दिन है सरकार बनाने में। अब सीटों को फाइनलाइज करने में इतना टाइम लग रहा है, रस्साकशी जैसे मैंने कहा चल रही है। उस समय अगर ऐसी असेंबली हुई कि जहां आपको बहुत जल्दी डिसीजंस करने पड़ेंगे, तो एक नर्वसनेस आ जाता है, क्योंकि 26 नवंबर तक तो बनानी होगी सरकार। लेकिन क्या सवाल ये है कि दोनों साइड में कौन जीतेगा? लोकसभा के टाइम जो स्थिति थी वो मैं कहूँगी आज वो नहीं है। कई कारण है। आज असलियत में टक्कर है दोनों साइड में। जो एडवांटेज था थोड़ा सा इनका डेंट हुआ है एमवीए का, और वो सोशल वेलफेयर स्कीम जो है ना, खासकर लड़की बहना योजना जो है महिलाओं के लिए, जिससे पैसा महिलाओं के हाथ में चला गया। अगर गांव में आप बात करिए तो लोग आपको बताएंगे इस महिला के पास 4,500, उसके पास 7,500, ये पहुंच गया है और उसका असर हो रहा है। तो एक तो वो फैक्टर काम करने वाला है। दूसरा, सिंपैथी क्या उसी तरह रहेगी कि भाजपा ने तोड़ा शिवसेना को भी और शरद पवार की पार्टी को भी, जिससे लोग नाराज थे, और वो सहानुभूति का फैक्टर काम किया। क्या सहानुभूति उसी चरम पे रहेगी जी तरह से थी, या उसकी लोगों की भ्रास निकल गई तो और इश्यूज सामने आएंगे? तो कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है। हालांकि ये माना जाता था कि जैसे मैंने कहा एज एमवीए को है फिलहाल, और उद्धव ठाकरे चाहेंगे सीएम बना। और ये भी सुनने में आया था जब वो राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने ये बात की थी सीएम प्रोजेक्शन की, तो कहते हैं राहुल गांधी ने कहा था कि हम डिक्लेयर तो नहीं करेंगे पर बनेंगे आप ही, इस तरह का एश्योरेंस दिया था। लेकिन उनके लिए एक विंडिकेशन ऑफ हिज ऑनर की बात भी है ना, जिस तरह से उनको हटाया गया। तो एक क्विक कमेंट विजय जी आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही, क्योंकि आप महाराष्ट्र में, वहाँ हमारी हमसे अधिक समझ रहे हैं। क्या
आप देखते हैं कि चुनाव बाद पाला बदलेंगी पार्टियां या ये अलायंस बने रहेंगे, एनडीए और इंडिया? चुनाव के बाद कौन से भी समीकरण बन सकते, कांग्रेस और बीजेपी ये दो दल एक साथ नहीं आ सकते, बाकी चार दल कोई भी किसके भी साथ जा जी। सकता है, ऐसा हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद असली खेला तो चुनाव के बाद होने वाला है। शुक्रिया विजय जी, शुक्रिया नीरजा जी, आपके साथ बातचीत करने में हमेशा सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। तो महाराष्ट्र में महासंकट अभी भी महाअघाड़ी में चल रहा है, इस पर बातचीत करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, उसके बाद भी लगातार खबरें जारी है, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए फिर आपको ले चलते हैं रूस के कजान शहर में, क्योंकि वहां लगातार खबरों का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा इस वक्त कजान में मौजूद है। वहां से बड़ी खबर उन्होंने कुछ देर पहले ब्रेक की कि भारत और चीन के बीच एक बड़ी खबर आई है। कल मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग के साथ। बहुत दिनों से इस बारे में खबर थी, बहुत तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह की अटकलें लग रही थी, मुलाकात होगी तो कब होगी। अब ये कंफर्म हो गया है औपचारिक तौर पर कि कल यानी बुधवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। आइए सीधे कादम्बरी के पास चलते हैं। कादम्बरी, इस बायलैटरल मीटिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्यों पूरी दुनिया, इनफैक्ट खासकर भारत और चीन इसका इंतजार कर रहे थे? देखिए, अभी से कुछ ही मिनट पहले विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि एक मुलाकात होगी कल। वक्त हालांकि तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कल दोपहर बाद हो सकती है ये मुलाकात, लेकिन मुलाकात निश्चित तौर पर होगी। जिन बिंदुओं पर हमने जो समझौते को देखा है, जो ब्रेक थ्रू कल आया था, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर विदेश सचिव से पूछा, उनसे पूछा कि क्या आखिर बात होगी या फिर किस तरह की जो समझौता है उसमें और क्या है। उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग इलाके हैं, जहां पर पहले भारत 2020 तक पेट्रोलिंग करता था, चीन के सैनिक भी पेट्रोलिंग के लिए आते थे, तो वो पेंडिंग एरियाज पर वो समझौता हुआ है, जहां पर पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग यानी कि चरवाहे जो वहां पर जाते थे, वो भी अब बिल्कुल उसी तरह से चले जाएंगे जैसे कि 2020 में होते थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो गहन बातचीत हुई है खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, उसके बाद कल सुबह बहुत सुबह ये समझौता आखिरकार हुआ है। और इसके बारे में और भी मोडालिटीज हैं, कई तरह की बातें हैं। जैसे हम बात करते हैं कि वहां पर फिर से क्लैश ना हो, फिर से कोई झड़प ना हो, इस तरह के लिए भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर आगे और जानकारी दी जाएगी। टाइम लिमिट क्या होगा कि वहां पर ये जो अग्रीमेंट हुआ है उसको लागू किया जाए, इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि कई स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वो कूटनीतिक हो या फिर सैन्य स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जल्द ही ये पूरा जो अग्रीमेंट है इन फोर्स आएगा। तो कल जो बातचीत होगी, जो कल द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, वो इस बैकग्राउंड में आई है और इसलिए बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है। कल समझौते की बात आई, कल एग्रीमेंट की बात आई। आज यहाँ पर आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है कल। ये कम से कम तय है, वक्त भले ही तय ना हो, लेकिन ये तय है। तो इसमें एक जिसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ आइस जरूर इसको माना जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो डिनर राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट्स के लिए होस्ट कर रहे हैं, वहां भी ये नेता होंगे, वहां भी हो सकता है कि प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हो, लेकिन उसके अलावा कल आधिकारिक फॉर्मल एक बैठक वहां पर होगी दोनों नेताओं के बीच। और ये एक भले ही थोड़ा शुरुआत कॉशियस हो, लेकिन वहां पर एक शुरुआत नो डाउट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये भारत और चीन के बीच बातचीत का। एक क्विक रिस्पांस में आपसे और चाहूंगा कादम्बिनी, इसके पहले कि ये समय समाप्त हो, और वो ये क्या ईरान के साथ भी मुलाकात हुई, ईरानी राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की, और उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों के बीच पहली मुलाकात थी, ईरान युद्ध में लग गया है इजराइल के साथ, जो कुछ वहाँ चल रहा है पश्चिम एशिया में हम सबको पता है। इन परिस्थिति इस मुलाकात से क्या चीज़ निकल कर सामने आई? देखिए, मुलाकात जो है वो उसमें दोनों जो नेता हैं
उन्होंने बात की और प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह से पुराने हमारे रिश्ते हैं, ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, ये टाइज को और बेहतर बनाता है, रिश्तों को और मजबूती देता है। चाबहार के बारे में बात हुई, आपको पता है कि चाबहार न सिर्फ गेटवे है और देशों के लिए वहां पर, बल्कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अहम है, तो उसको लेकर बात हुई। उन्होंने ये भी कहा, पेजेशियां जो हैं प्रेसिडेंट पेजेशियां ईरान के, उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस तरह से एक शांति की भूमिका निभाई है, पीस मेकर की भूमिका निभाई है, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया और इस बात को अप्रिशिएट किया। और प्रधानमंत्री ने चिंता जताई कि वहाँ जिस तरह से सिविलियन जो लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं, तो ये डीप कंसर्न उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई है उनके साथ भी। चलिए कादम्बिनी, आप नजर रखिए, आपके साथ लगातार हम कजान से अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जो इस वक्त कजान में है ब्रिक्स समिट को कवर करने के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या बताया भारत और चीन की इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बारे में। कुछ सवाल रह गए थे जिनके बारे में पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी। तो वहां पे पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग जहां पे भी वो लागू हो, तो वो वाली जो स्थिति है वो 2020 की स्थिति वहां पे बहाल हो जाएगी। और मैं ये भी कह रहा था कि कल जब विदेश मंत्री एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मौके पे बोल रहे थे तो उनका तात्पर्य भी इसी से था। और जो मेरे ख्याल से साहिल का प्रश्न था ये भी कि जो पहले अग्रीमेंट्स हुई हैं उस पे क्या असर पड़ेगा कल की अग्रीमेंट का। तो जो पहले की अग्रीमेंट्स है उसके बारे में इन जो अभी चर्चा समाप्त हुई है उसमें पहले की अग्रीमेंट्स को फिर से हमने खोला नहीं। ये चर्चा जो थी ये पेंडिंग अग्रीमेंट्स पे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उनको लेके थी। सुना आपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को, जो कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कल एस जयशंकर साहब ने जो कहा उसी बात को दोहराते और ज्यादा समझाते हुए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।